ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर पी.के. झा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोज रात 9:30 पर हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, उन सवालों का जवाब देने के लिए जो अभी भी आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं घर किए हुए बैठे हैं, जो कि कोरोना से संबंधित हैं। हालांकि कोरोना के मामले हमारे देश में बहुत कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं एक बार फिर एक डर सा बैठ गया है और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं एक बार फिर चीन से निकलकर कि क्या कोरोना का कोई और संक्रमण पैदा हो गया है जो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे मेदांता अस्पताल के डॉक्टर प्रभात कुमार झा, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के। डॉक्टर प्रभात, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर प्रभात, दुनिया का पहला कोरोना केस चीन में 17 नवंबर 2019 में सामने आया था, जिस तरह का डेटा हमारे पास है, और इसके ठीक 75 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2020 में भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी थी और एक बार फिर चीन में ओमिक्रॉन का नया वायरस, जिसे BA.2 वेरिएंट जाना जा रहा है, उसके ने तहलका मचा दिया है। और वहां पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई तरह के लॉकडाउन और कई तरह की और समस्याएं वहां पर पैदा हो चुकी हैं। अब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जिस तरह के इस समय हालात हैं, हालांकि कोरोना बहुत कम हो चुका है, क्या हमें आने वाले इस वेरिएंट से डर के रहना चाहिए? क्या ये वेरिएंट भी भारत में दस्तक दे सकता है? क्योंकि अब वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, लोग यहां वहां आते ही जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा? नवीन जी, ऐसा है, डरना तो नहीं चाहिए जी, लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए। और सावधानी में ये है कि हम अपने सर्विलेंस को जो इंटेंसिफाइड रखें, एग्रेसिव करें, और इंडिया में भी कोशिश करें जीनोम सीक्वेंसिंग की, ताकि हम उसके मुताबिक चीजें बना सकें और वायरस के ऊपर जो भी अटैक कर सके उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना सकें। जी डॉक्टर साहब, कहिए। तो केसेज इंडिया में अभी तो लोअर हो रहे हैं, प्लेटू लेवल पर है। वही हम देख रहे हैं साउथ कोरिया में एक दिन में 6 लाख से ऊपर भी केस हो गए, लेकिन वहां पर उसके बावजूद भी उन्होंने जो डेथ रेट बहुत ही वर्ल्ड का सबसे कम है अभी भी, और उसके पीछे उनकी बहुत ही सर्विलेंस है, केस डिटेक्शन है, जो सीरियस है उनको हॉस्पिटलाइज करना, बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सावधानी जो हमारे इंडिया में है ना, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेट जी, और कोविड प्रोटोकॉल को जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए। खासकर पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जहाँ भीड़ में जाते हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये हट गया है तो बिल्कुल फ्री हो जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना है जी। डॉक्टर साहब, इसको स्टील्थ ओमिक्रॉन माना जा रहा है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टील्थ ओमिक्रॉन है क्या और भारत में इसका कितना असर हो सकता है? देखिए, इसका ये है, देखा गया कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, और बोलते हैं उसका कजन है BA.2 सब वेरिएंट जी। तो ये अभी तक ये तो देखा जा रहा है कि चूंकि ओमिक्रॉन हम जानते हैं कि बहुत तेजी में फैलता है, तो फैलने की रफ्तार तो उसी आखिर उसी का से निकला हुआ है, भाई हैं उनके, लेकिन अभी तक ये नहीं देखा हूँ कि बहुत ज्यादा कोई डेथ कर रहा है जी। हाँ, स्प्रेड तो करेगा ही, हम ये नहीं कर सकते कि इंडिया में नहीं होगा। यदि केसेस आ जाते तो यहाँ पे उसी तेजी में फैल सकता है, पर जैसा अभी ओमिक्रॉन खत्म तो नहीं हुआ, इसीलिए हम ये करेंगे थर्ड पैंडेमिक अभी तो पूरी तरह खत्म ही नहीं हुई है। खत्म हो रही थी कि एक दूसरा सर्ज हो गया। अब ये कि खतरनाक नहीं है तो हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जी। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर प्रभात, हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि क्या ये जो नया वायरस आया है या
नया जो स्ट्रेन आया है ये कितना घातक हो सकता है, और क्या जो हमने वैक्सीनेशन की 2 डोजेज ले चुकी हैं और अब हम तीसरे डोज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्या ये वैक्सीन की डोजेज जो हैं उससे लड़ने में कामयाब होंगी इस वेरिएंट से? देखिए, वैक्सीनेशन डेफिनेटली तो नहीं कहा जा सकता है कि 100% कामयाब होगी जो वेरिएंट से, क्योंकि जो वैक्सीनेशन बने हैं वो कोविड-19 के जो अर्ली वैक्सीन उसी के आधार पर बनाया गया है जी। और वायरस में म्यूटेशन होता है, इसलिए आप देखते हो कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल दूसरा बनाया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि एक ही फैमिली के सब हैं और जब भी हम एक वैक्सीन दे रहे हैं उनमें एंटीबॉडी बनी है तो कहीं न कहीं वो मदद करेगा ही। जी डॉक्टर, एक और सवाल मन को घेरता है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का प्रसार प्रचार हुआ डेल्टा के बाद, क्या ये वायरस भी क्या उतनी ही तरह से फैलना शुरू करेगा, उतनी तेजी से फैलेगा? जिस तरह से रफ्तार हम देख रहे हैं साउथ कोरिया का, यदि हम लें एक दिन में 62,000 6 लाख ऊपर, और एक हफ्ते में करीब 24 लाख जी, उस हिसाब से तो रफ्तार तो काफी तेज है जी। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि चीन से बाहर निकलकर ये और देशों को भी अफेक्ट कर सकता है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका। आप देखिए, पहले साउथ ईस्ट एशिया से शुरू हुआ, हाँ, अब ये हर जगह पहुंच गया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन। तो ऐसे में सावधानी क्या बरतनी होगी हमें? सावधानी है कि यदि रिस्ट्रिक्शन तो हटाने जाते हैं हर जगह, और जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो आदमी वायरस की जगह इकोनॉमी से उसकी जान चली जाएगी जी। तो हमें सावधान जरूर रहना है, अननेसेसरली हम फ्रीनेस ना लें, क्राउड से अवॉइड करें। जो सिम्टोमेटिक पर्सन है उनको तो जरूर दूर रहना चाहिए, खुद भी तब, क्योंकि जाते कि ट्रांसमिट जो होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रांसमिशन है, खांसी करने से, कफ करने से, तो दूरी मेंटेन रखने में कोई दिक्कत नहीं। हम इंडियन कल्चर निभाएं, पहले वाले दूर से प्रणाम करें, हाथ न मिलाएं, हग न करें, न करें, तो ये सब हमें हेल्प करेगा। जी डॉक्टर, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ा सा इको हो रही है, तो कोशिश जी, तो आज मेरी आवाज नहीं इको हो रही है? जी हाँ, आज थोड़ी सी आपकी आवाज इको हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में रहेंगे तो हमें बहुत जी ठीक है, थोड़ी हाँ अब ठीक है। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, हरमेश नाम है इनका, फतेहगढ़ से। आइए जानते हैं इनकी क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। हरमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार हरमेश जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार हरमेश जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं गांव संगतपुरा सोडिया, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब से बोल रहा हूँ जी। हरमेश कुमार जी। हरमेश जी, हमारा सवाल ये है कि जो वैक्सीन बनती है, जो जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, हमने एक दिन सुना था भी ये मरे हुए वायरस से बनाया जाता है टीका जी। ये जो लाखों करोड़ों टीका हमारे देश में बन रहा है, इतना वायरस कहाँ से आता है, कभी किसी मरीज से निकलता है, कैसे होता है, उसको जानकारी देना चाहिए जी। जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, क्या ये टीका वायरस से बनाया जाता है या किसी और चीज से बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, वायरस से डायरेक्ट तब नहीं कहें किस चीज से निकालते, लेकिन वायरस जैसे उनकी जो एंटीजेनिसिटी है उन सबको रखा जाता है ताकि वो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस कर सके, लेकिन वो हमें नुकसान न करे। जैसे लाइव वैक्सीन होते हैं, जैसे पोलियो होते थे, वो ओरल वैक्सीन यूज होता था। हाँ। और ये वैक्सीन ज्यादातर जो है, फिर इनकी मैसेंजर की होती है कि कैरियर होती है, कि किस तरह से उसको बॉडी में पहुंचाया जाए। तो जैसे मैसेंजर आरएनए है और किसी में एडेनोवायरस है, तो तरह तरह के तरीके से पहुंचाए जाते हैं, लेकिन वो वायरस के जो उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो नहीं होती है उसमें, खाली उनकी एंटीजेनिसिटी होती है ताकि वो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस कर सके, लेकिन आपको नुकसान ना कर सके। जी हमारे अगली श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। स्वागत के लिए बहुत जी। रिंकी जी, क्या जी, नवीन से पहले आपको नमस्ते। और वैसे तो होली तो बीत का है, बट आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी शुक्रिया। रिंकी जी, क्या सवाल है आपका? और एक सर, नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही शंका जताई जा रही है कि जो यूरोप कंट्री, वहाँ पे इतना केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे एशियाई देशों में भी आता है, तो सर एशिया में हमारा भारत भी आता है। तो जैसे हमने होली मनाया, सब कुछ मनाया, ऐसे में क्या चौथा
संख्या है, तो फिर हमें पूर्व तैयारी क्या करनी चाहिए? जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि जिस तरह से कोरोना का जो ये वायरस है नया ये फैलता जा रहा है, होली का त्योहार हमने अभी सेलिब्रेट किया है, ऐसे में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस से जिसपे हमने अपने आप को काबू नहीं किया है और बहुत से रिस्ट्रिक्शन तोड़ के हमने ये त्योहार मनाया भी है। क्या अब इस वायरस के फैलने के आसार हैं? क्या ये फैलेगा? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक और वेव का आने वाले वक्त में हमें सामना करना पड़ सकता है, कितनी सच्चाई है? ये मैं कहना चाहूंगा कि होली से अभी तो ओमाइक्रोन जो हमारे यहाँ फैला हुआ है वो भी खत्म नहीं हुआ पूरी तरह। तो यदि हम इस तरह से बहुत ज्यादा मिक्सअप होंगे, भीड़ भाड़ करेंगे, एक दूसरे से मैंने पहले बताया था गले मिलेंगे, क्लोज कांटेक्ट रखेंगे, तो ये जो वायरस है इसी के केसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादातर यही देखा गया है कि रिस्ट्रिक्शन हटता है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन जल्दी होने लगती है। और सारे रिस्ट्रिक्शन हट गए तो वो होगा, लेकिन चूंकि ये वायरस अभी तक खतरनाक है नहीं, तो एक कॉमन कोल्ड के ज्यादातर लोगों के अभी तक जो ओमाइक्रोन है वो 2 से 3 दिन में ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाते हैं। अपनी इस वेव में देखा ही था, इतने केसेस होने के बावजूद भी फैटिलिटी रेट नहीं थी ज्यादा। अब जो दूसरी वेरिएंट है उसके बारे में तो अभी इंडिया में चर्चा ही नहीं है, तो वो वक्त ही बताएगा, लेकिन फैलेगा तो जरूर। जितनी क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक के रिस्पायरेटरी थ्रू जाती है, फैलेगा तो जरूर ही जी यदि आएगा तो। बड़ौत से महेश शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रश्न सुनते हैं उनका। महेश जी का। महेश जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है जी, शुक्रिया। मैं मालूम करना चाह रहा जी, जो नया वेरिएंट है जिसके आने की संभावना हो चुकी है, क्या हमारी वैक्सीन जो है उस पर कामयाब रहेंगी या नहीं, बताने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, ये सवाल आम जनता का है और लगातार उनके मन में यही प्रश्न है कि क्या आने वाले वेरिएंट्स और इस तरह के अगर कोई और वेरिएंट्स भी आते हैं, क्या हमारी जो वैक्सीन है वो कामयाब रहेंगी? जी, जरूर कामयाब रहेंगी वैक्सीन। ये वैक्सीन लेने से कम आपको ये फायदा जरूर होगा कि यदि आपको ये वायरस इन्फेक्ट करता भी है, हाँ, तो उसकी सिविरिटी उतनी नहीं होगी। जी, माइल्ड हो और डेथ रेट कम होंगे। तो इसलिए वैक्सीन तो लेना चाहिए ही, बूस्टर डोज भी लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन इजराइल में तो लोगों ने 4th डोज भी दिए हैं, लेकिन उसमें देखा गया है कि जो एडल्ट हैं 60 से ऊपर उनमें ज्यादा फायदे हैं, जो यंग में उतना फायदा नहीं है जितना कि 60 साल से ऊपर वालों में। जी डॉक्टर प्रभात, एक और प्रश्न मन में आता है आम जनता के। डेल्टा वायरस था, उसने लंग्स पे, फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट किया। ओमिक्रॉन जब आया तो उससे जुकाम और खांसी एक मामूली रहा और बहुत जल्दी लोग ठीक हो गए। ये नया जो वेरिएंट आ रहा है, जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर हम इसे बात करें, तो ये शरीर के किस हिस्से पे ज्यादा अटैक कर सकता है और हमें कितना ख्याल रखना होगा? अभी तक इसका बिहेवियर भी ओमाइक्रोन की तरह ही है। जैसे कि ओमाइक्रोन में भी स्टडी आई है कि बच्चों में खास कर देखा गया ये ग्रुप जो होता है जिसमें कि हमारे लैरिंग्स, ट्रैकिया, इन सब को इन्वॉल्व कर लेता है और वो बार्किंग टाइप की कफ होती है। तो बच्चों में थोड़ा इस तरह का भी देखा गया, जो दिसंबर से लेकर अभी तक की कुछ स्टडी हुई है उसमें। तो अभी तक जैसे हर जगह हो रहे हैं, तो कहीं से इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं है कि निमोनिया के बहुत केस हो रहे हैं या हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ रही है। हाँ। इस तरह के अभी तक तो नहीं हुए। तो अभी तक तो अपर रिस्पायरेटरी में ही ज्यादा हो रहा है, अपर रिस्पायरेटरी में। प्रॉब्लम तभी होती है जब ये लंग को इफेक्ट कर लेता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमें ठीक रखने के लिए कुछ खास सावधानियां या कुछ खास दवाइयां या कुछ खास एहतियात बरतने चाहिए? क्या कुछ हो सकते हैं? सबसे बड़ी एहतियात ये है कि हमें ओरल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए और वही हमें कांटेक्ट जो है अवॉइड होना चाहिए, लोगों से दूरी रखनी चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि हम ये ले लेंगे तो उससे वो मर जाएगा, अल्कोहल ले लिया तो उससे ठीक हो गया, ये सब तरह की बातें जी ऐसा फायदा नहीं है। अल्टीमेटली सावधान ही मदद करेगा उससे रोकने। डॉक्टर साहब, इस दौरान पिछले 2 साल से बहुत सारी चीजें सामने आई। अक्सर कहा जाता है कि आप गले में कुछ लौंग रख लीजिए या गर्म पानी पी लीजिए या ठंडा पानी मत पीजिए। क्या इस तरह की बातों से या इस तरह के उपायों से भी हम वायरस को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम इतना गर्म पानी पिए कि वायरस को मारने के पर्पज से, जब हम अपने गले को ही डैमेज करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत भ्रांति है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। अपने गले को ही डैमेज करेंगे और इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद ही करेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म से भी।
तो मैं एक ही चीज कहूँगा, जो बॉडी का अपना नॉर्मल टेम्परेचर है, हाँ। उसी का जो हम लोग गरारे कहते हैं या कुछ कहते हैं, स्टीम लेने से सूदिंग इफेक्ट पड़ती है, खांसी में आराम मिलता है। आपकी जो बलगम है थोड़ी ड्राई है तो उसको थोड़ा लिक्विफाई करने में हेल्प करता है। और पानी से गरारे करने से क्या होता है कि गले की सफाई हो जाती है। आप देखेंगे पुराने लोग जो होते थे पहले, खाने के बाद अच्छी तरीके से गरारे करते ताकि कोई फूड पार्टिकल गले में ना रहे। और वो एक ये भ्रांतियां हैं कि लौंग रख लिया, वो खांसी में मदद करती है, चूंकि एक इरिटेशन उसकी दूसरी होती है तो हमें हेल्प करता है, ना कि वो किल कर देगी। जी, तो इन कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से हम लगातार गर्म पानी पीते रहते हैं उससे हम अपने गले को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कोरोना वायरस के लिए सावधानी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल हजारीबाग चलते हैं, वहां से दिवाकर पाठक जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी शुक्रिया। कोविड को लेकर यह भ्रम में बिल्कुल न रहें कि खतरा अब टल गया है। चीन और कोरिया जैसे देशों में मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसलिए सावधानी और सतर्कता का मंत्र अवश्य दोहराई जाए, क्योंकि सावधानी से खतरे का एनकाउंटर आसानी से किया जा सकता है। इस जागरूकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रश्न है आपका? वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद क्या हम लाइफ टाइम सुरक्षित हो जाते हैं? जी डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद हम पूरे तमाम जिंदगी के लिए क्या अपने आप को सिक्योर समझने लगे? नहीं, अभी चूंकि इस तरह का कोई स्टडी नहीं आया है और लाइफ का आगे प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वेरिएंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल बनते हैं, कुछ न कुछ उसमें वेरिएशंस होते हैं, है ना। तो लाइफ टाइम तो नहीं, तो डोज लेने से नहीं तो फिर तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई जगह चौथे डोज की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि कई लोग को आप प्रैक्टिकली देखें, जहाँ जिस कंट्री में एक्सपोजर है, इंडेमिक है, तो आप वायरस के कांटेक्ट में आते रहते हैं यदि, तो उसमें से बूस्टर काम कर देता है यदि आप वैक्सीनेटेड हैं आप, ठीक है। तो इसके साथ तो नहीं कर सकते हैं कि आप कोई 2 वैक्सीन ले लिया तो इससे कोरोना से आपको लाइफ टाइम मुक्ति मिल जाएगी। जी, हमारे अगले श्रोता हैं, हमसे जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से सुभाष जी। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। सर, कोरोना के संबंध में ये पूछना था, मेरे फादर है, उन्हें कोरोना हुआ था और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें शुगर भी है। क्या कोरोना का असर आंख पर भी पड़ता है क्या सर? जी डॉक्टर साहब जानना चाहते कि कोरोना का असर आंख पर भी पड़ता है? शुगर है इनको, कोरोना इनको हुआ था। इनकी आंख पर जो असर पड़ी है कोरोना के बाद ही पड़ी, और किस तरह की असर पड़ी है वो भी जानना थोड़ा जरूरी है, यदि बता सके। हेलो, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सुभाष जी लाइन पे नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये आंख पर असर डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। जी हाँ, और कोरोना में भी असर हो सकता है। जैसे कोरोना में किसी का इलाज चला हो, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला हो, तो कोई फंगल इन्फेक्शन आई में बहुत हुए, म्यूकर हुआ, लास्ट ईयर काफी आपने सुना होगा, काला मोतिया है ना जी, तो वो हो सकता है इन्फेक्शन है। तो किस तरह का चीज है, हो सकता है डायबिटिक इनको रेटिनोपैथी हुआ हो, जो कि उस बात पता चला हो। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कोरोना के बाद जो है पोस्ट कोरोना में कई लोगों को कई तरह की व्याधियों ने, कई तरह की बीमारियों ने घेरा है। कहा जाता है कि वो कोरोना के बाद हुई, तो उसमें क्या कोई विशेष इलाज किया जाता है या फिर उस बीमारी का इलाज किया जाता है, या ये मान के किया जाता है भाई ये कोरोना से हुई है तो उसका कुछ अलग तरह का इलाज होगा? नहीं, कोरोना से जो हो भी रहा है वो उसका एक आफ्टर इफेक्ट है। हाँ जी, वो कोई एक डेफिनेट चीज नहीं है जिसको कि आप बिल्कुल ठीक कर सके। कोई आपको सेल्फ रिकवरी होगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, किसी को टेस्ट में कमी हो जाती है, टेस्ट लॉस या स्मेल में लॉस, तो फिर धीरे धीरे वो भर्ती मंथ्स रिकवर कर जाते हैं जी। उसी तरह न्यूरोलॉजिकल ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हम लोग बोलते हैं, जो कि बॉडी की, वो सभी बहुतों को हो रहे हैं। अब उसमें ये है कि कई लोगों को मान लीजिए चेस्ट पेन है, वो सिंपल नॉन कार्डिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों में कार्डिक इशू जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए कि कहीं कोरोना की वजह से उनके हार्ट के मसल को इफेक्ट तो नहीं हुआ है। इस तरह की तो रूल आउट जरूर करने से, इन्वेस्टिगेट करा करके कि कोई अदर डिजीज तो नहीं है। जी, गाजियाबाद का रुख करते हैं। मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से लाइन पर। आइए उनका प्रश्न सुन सकते हैं। बहुत जागरूक श्रोता हैं हमारे। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला गाजीपुर। जी सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे थोड़ा मौसम चेंज हुआ, इससे बुखार हो है, मलेरिया और कुछ डेंगू भी चला है, गला खराब है, तो ये आगे चल के क्या फिर कोरोना में तब्दील हो जाएगा? जी डॉक्टर प्रभात ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है उसमें कई और तरह के बुखार भी सामने आ रहे हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है या फिर टाइफाइड है, क्या ये बुखार आगे चल के क्या कोरोना वायरस में तब्दील हो सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत फहमी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई चीज तब्दील नहीं होती। हाँ, यदि आपको कोरोना के काल में भी ज्यादातर कोरोना के केसेज हो रहे हैं तो उस समय अदर जो ट्रीटेबल चीज है उनको रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने कई देखे केसेज जिनको रिस्पायरेटरी सिम्टम हुए हैं, उसको मलेरिया था, तो ये जान लेना जरूर चाहिए कि कहीं उसको मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, क्योंकि सबका आप ट्रीट कर सकते हैं जी। और यदि हम कोरोना ही समझ बैठेंगे सबको तो हो सकता है कि हम उसकी उन बीमारियों की वजह से मरीज को खो दें। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टर प्रभात कुमार झा। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। सीधे अपने श्रोता से जुड़ते हैं गाजियाबाद से दिनेश जी, जानते हैं उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। दिनेश जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग, कहिए क्या सवाल? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। गुड इवनिंग दिनेश जी, नमस्कार। सर, मैं ये डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जब 2019 में जब केस आया था तो चीन से ही आया था सर जी। तो उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने उसके बाद मतलब फ्लाइटों पे बैन लगा दिया था जब कोविड हमारे देश में घुस गया था जी। और ऐसे ही अब ये दूसरा तीसरा वेरिएंट आया और ये चौथा वेरिएंट भी चीन से ही स्टार्ट हुआ है। तो सर अब ये हमारी गवर्नमेंट 27 तारीख से फ्लाइट खोलने जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोविड दोबारा हमारे देश में प्रवेश कर सकता है? जी डॉक्टर साहब, ये लोगों की एक चिंता बनी हुई है। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं और इस बीच ये जो खबर आ रही है कि कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, तो लोगों में एक मन में एक डर है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि अब क्या एहतियाती उपाय हमें खास तौर पर बरतने चाहिए कि सारी गतिविधियां खोलने के बावजूद भी हम कोरोना से बचे रहें? सैद्धांतिक रूप से चांस तो होंगे ही, जब भी मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरे जगह लोग आएंगे तो उसमें हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने हमेशा ही कहा कि उन सब मरीजों का उनको टेस्ट करें, ट्रैक करें, आइसोलेट करें जी, ठीक है, और अपने लोगों को जितना से जितना उनको वैक्सीनेट करें। जी, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, ये 3 चीजें हैं जिसका हमें लगातार ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है जो कि आम लोगों की जिज्ञासाएं हैं, तापमान का क्या असर पड़ता है? क्योंकि देखा गया है कि जब भी कोरोना का ने स्वरूप बदला है, यूरोपियन देशों से आया है, चीन से आया है, जो कि ठंडे प्रदेश हैं, वहां पे ज्यादा तेजी से पनपता है। भारत के अंदर भी जब ये कोरोना का इसका प्रवेश हुआ तो उन दौरान करीब ठंड का ही मौसम था और उसके बाद उसने पैर पसारने शुरू किए। तापमान का क्या कुछ खास असर इस पे होता है? लेकिन आपने एक चीज और भी ऑब्जर्व किया होगा जी, एट ए टाइम वर्ल्ड के डिफरेंट हर कोने में रहा है, जहाँ की कई जगह टेम्परेचर काफी लो है, कई जगह जहाँ हमारे यहाँ जो अभी जो वेरिएंट हुआ था तो अप्रैल मई में सबसे घातक हुआ था। हाँ जी, तो वो काफी जी हाँ, तो टेम्परेचर उससे ये करना, इंटरप्रेट करना कि यहाँ गर्म है वहाँ कम होगा या ठंडा है वहाँ कम होगा, नहीं तो इतने जल्दी वर्ल्ड में फैलता ही नहीं हर जगह जी, बहुत कंट्री बच जाते हैं। तो दूर दराज कंट्री है, आइसोलेशन में है, बहुत दूर है, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो उनका आइसोलेशन हो जाता है, क्वारंटाइन हो जाता है। जी, तो इससे एक निष्कर्ष ये सामने आता है और हमारे सुनने वाले भी जान ले कि तापमान का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है जी, और अगर ये फैलता है तो एक दूसरे को छूने से फैलता है या फिर रेस्पिरेटरी एक्शन जो है उनसे फैलता है, तो हमें ख्याल रखना है, मास्क जरूर लगा के रखना है। अब सीधे महाराष्ट्र के ठाणे का रुख करते हैं, गुरुनाथ जी से जुड़ते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर जी, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो टीनेजर्स 12 से 14 तक के जो बच्चों का जो वैक्सीनेशन सर चालू किए हैं जी, सर बच्चों को तो एक बढ़ती उम्र होती है, तो इसमें जो उनका जो बढ़ती उम्र उनकी जो मतलब
उनका शारीरिक, मानसिक और मेंटली जो उनका विकास होता रहता है सर, तो सर इस पे कोई मतलब ऐसा, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र होती है, तो सर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि उनको वैक्सीन देने के बाद क्या रिएक्शन होता है, क्या नहीं होता है, क्या उनके जो विकास में कुछ बाधा ऐसे कुछ? जी डॉक्टर साहब, इनका मूल रूप से शायद प्रश्न ये है कि जिस तरह से वर्गीकरण किया गया है कि 12 से 14 साल, 14 से 18 साल, और दोनों को अलग अलग तरह के भी जैसे कॉर्बेवैक्स दिया जा रहा है, उनसे ऊपर के बच्चों को अलग दिया जा रहा है, क्या इससे बच्चों की बढ़ती उम्र की मानसिक स्थिति पे या उनके शारीरिक बदलाव पे भी कोई असर पड़ता है क्या? देखिए, लॉन्ग टर्म स्टडी में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे वैक्सीन जो है इमरजेंसी बेसिस पर अर्ली ट्रायल करके, और तो ज्यादातर वैक्सीन जो होते हैं ट्रायल करने के बाद उसके बाद फिर कमेटियां बैठती हैं, उनकी स्टडी होती है, सेफ्टी ये होती है, उसके बाद ही वो प्रमोट की जाती है या दी जाती है लोगों को। नहीं तो इतना एज का कम नहीं रखा है, हो सकता है 11 साल के लिए भी हो जाती, 10 के लिए भी हो जाती, क्यों 12 से 14 ही, वो 15 से 18 ही, है ना। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्या करेगा कोई भी वैक्सीन। जो पुरानी हो गई उनके बारे में आपको मालूम है कि वैक्सीन की है, लेकिन इनकी तो लॉन्ग टर्म की इफेक्ट होगा, ये कहना बड़ा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी तक हमने देखा है कोई ऐसा किसी भी वैक्सीन का इतने लोगों को बढ़ चुके हैं, इंडिया में 1,81,00,000 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। बहुत केस मतलब उनकी वजह से प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया है। जी डॉक्टर साहब, पेरेंट्स में अभी भी एक डर बना हुआ है 12 से 14 साल के बच्चों को लेकर जो नया वैक्सीन आया है, कि क्या हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगाएं या थोड़ा इंतजार करें जब कुछ बच्चों को वैक्सीन लग जाए, उन पे असर देखें, फिर उसके बाद हम वैक्सीन लगाएं। इस पे हम थोड़े प्रकाश डालिए। कई बार थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है कि देना चाहिए भी ना देना चाहिए, कि कई स्टडीज में देखा गया है कि ऑलरेडी 63% के आसपास लोगों में ऑलरेडी जो है एंटीबॉडी है। हाँ, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत फायदा नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी तो हमेशा रहेगी। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि यदि कोई भी चीजें दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अलाउ किया जाता है, तो पूरी स्टडी करके सारी उसकी प्रॉस एंड कॉन्स को देख के तभी दी जाती है। नहीं तो ये वैक्सीनेशन आज से 6-8 महीना पहले भी शुरू की जा सकती थी। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है उसको डायरेक्टेड है, जब इस पर काम शुरू हुआ था। अब ये वेरिएंट आ गया, तो वही देखा जा रहा है कि चूंकि उस वेरिएंट में इतना काम नहीं कर पाएगा शायद, तो इसीलिए थोड़ी कंट्रोवर्सी है। अदरवाइज तो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेने से नुकसान नहीं होगा, कुछ तो फायदा होगा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हमने बहुत से सवालों पर, बहुत से मुद्दों पर हमने चर्चा की। कार्यक्रम को अब समअप करने का वक्त आ गया है। आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? आने वाले अब दिनों में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कैसे अपने आप को बचा के रखें? मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें अभी भी विजिलेंट रहना चाहिए। इंडिया में केसेस कम हो गए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम अपनी सावधानी को छोड़ दें। सावधानी को हमें एक कल्चर बना लेना चाहिए। जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपने कल्चर में शामिल कर लेना चाहिए, हम रोक सकते हैं इन चीजों को। जी डॉक्टर प्रभात, हमसे बात करने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी श्रोताओं, इस समय आप कोरोना जागरूकता कार्यक्रम सुन रहे थे और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जितनी भी सावधानियां बताई हैं, जितनी भी राय आपको दी हैं, उनका आप यथावत पालन करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते भी हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के जो वैक्सीन हमने ले रखे हैं वो पूरी तरह से कारगर हैं। लगातार हमारे विशेषज्ञ इस पर बात कर रहे हैं और इस पर बता रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी ताकि हम कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा के रखें। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर P.K. झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।